दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक एग्जाम आईएएस में। किताबें, कहानी और कविताओं की इस कड़ी में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे मनु भंडारी जी की कहानी यही सच है। बहुत ही चर्चित कहानी है। स्त्री चेतना, स्त्री विमर्श, स्त्री की मुक्ति और स्त्री के मनोभाव को समझने के लिए बहुत ही चर्चित कहानी है ये। इस कहानी में प्रेम है, महत्वाकांक्षा है, प्रेम का विरह है और प्रेम में जो असफलता है उससे मन में पड़ने वाला गिरह है। इस कहानी में कोमल कल्पनाएं हैं और नग्न यथार्थ है। इस कहानी में स्त्री है, पुरुष है और स्त्री का पुरुषार्थ है। कहानी की शुरुआत होती है कानपुर से। कानपुर में एक नायिका है, दीपा। इस कहानी की नायिका दीपा बेचैनी से किसी का इंतजार कर रही होती है। वो देख रही है कि बच्चे स्कूल से आ गए और अभी तक वो नहीं आया। 1 घंटे से वो इंतजार कर रही है और मन ही मन कहती है कि जब मुझे टाइम दिया रहता है तो उस टाइम पे आना चाहिए, और मैं भी क्यों इंतजार करती हूँ इतनी देर तक। उसी टाइम से मैं इंतजार करने लगती हूँ। आखिर क्यों? इतनी देर में तो मैं अपने कपड़े सजा लेती, अपनी अधखुली किताबों को ठीक कर लेती, कुछ कुछ पढ़ लेती मैं। संजय भी अजीब है। संजय आखिर ऐसा क्यों करता है मेरे साथ? जो टाइम देता है उस टाइम पे तो कभी नहीं आता है। यही सब सोचते रहती है। तब तक से पड़ोसी मिसेस मेहता की लड़की उसके पास आती है और कहती है कि आंटी, क्या मुझे आप कहानी सुनाओगी? और वो बड़ी रुखाई से जवाब देती, नहीं आज नहीं सुनाऊंगी, फिर कभी सुनाऊंगी। और वो डर के भाग जाती है। फिर दीपा अपने आप को किसी तरीके से किताबों में लगाती है। अचानक से सीढ़ियों पर से वही जानी पहचानी पदचाप उसे सुनाई देती है। हालांकि उसकी आंखें किताबों पर हैं, पर उसका मन उस पदचाप पे लगा हुआ है। उसका मन उस रास्ते पे लगा हुआ है। संजय आता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो चुप रहती है। संजय रजनीगंधा के फूलों को मेज पे रखता है और कहता है कि क्या तुम बहुत नाराज हो? दीपा कहती है कि मुझे इससे क्या, तुम्हें इससे क्या, मैं नाराज हूं या ना हूं, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। संजय कहता है कि अरे यार, वो दोस्तों के साथ था मैं। हाँ तो तुम जाओ, दोस्तों के पास ही रहो, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं रहती है। खैर, संजय उसे मनाता है और फिर कुछ देर बाद वो लोग बाहर घूमने चले जाते हैं। बाहर घूमते घूमते बातचीत चलती है। अचानक से दीपा को ख्याल आता है कि उसका कलकत्ता में इंटरव्यू है और वो रुआंसी हो जाती है कि संजय, तुम भी चलो ना। मैं कलकत्ता अकेले कैसे जाऊंगी, कैसे रहूंगी, कौन है मेरा वहाँ? संजय कहता है कि वहाँ पे ईरा है तुम्हारी दोस्त, तुम उसके पास जाओगी। और वहाँ तो निशीत भी है ना। निशीत। दीपा गुस्सा करने लगती है। कितनी बार कहा तुमसे कि निशीत का नाम मत लिया करो, लेकिन तुम हो कि हमेशा निशीत के नाम से मुझे चिढ़ाते रहते हो। तुम चिढ़ाते हो या मुझ पे शक करते हो? निशीत दीपा का पहला प्रेमी है, जो कि दीपा जब 18-19 साल की थी, जब वो टीनेज से युवावस्था में प्रवेश कर रही थी, तब उसे वो प्रेम हुआ रहता है। और निशीत के साथ जो रिश्ता था, उसकी असफलता, उसकी टीस उसके मन में कहीं ना कहीं रह जाती है। संजय फिर उसको कहता है, अरे छोड़ो, जाने दो, हटाओ। मैं तो सोच रहा था कि अगर तुम्हारा कलकत्ता में नौकरी हो जाए तो कितना अच्छा होता। मैं भी तुम्हारे साथ आके रहने लगता। मैं अपने ऑफिस का ट्रांसफ़र वहीं करा लेता और यहाँ के ऑफिस में जो अ, मुझे जो परेशानी होती है उससे मुझे मुक्ति मिल जाती। दीपा जो है, उसकी इन्हीं सब बातों की कल्पनाओं में खो जाती है और सोचने लगती है कि कितना अच्छा होता कि संजय मेरे साथ रहता। कुछ देर बाद वो घूम फिर करके घर पे आते हैं। दीपा को वो आलिंगनबद्ध करता है और फिर वो चला जाता है। अब कलकत्ता जाने की बारी आती है।
दीपा कलकत्ता की तरफ चल देती है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, दीपा अपने मन में उन कल्पनाओं को सजो संजोती है कि अगर नौकरी मिल जाती है तो कितना अच्छा है। फिर अचानक से वो कल्पनाएं ध्वस्त हो जाती हैं कि आखिर इस नौकरी के लिए तो कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, मुझे कैसे मिलेगी। कलकत्ता पहुंचती है दीपा और उसकी दोस्त ईरा उसे लेने आती है। वो ईरा के यहाँ जाती है और बातचीत करते हैं। फिर शाम को वो लोग कॉफ़ी हाउस जाते हैं। वो कॉफ़ी पीते ही रहते हैं कि अचानक से दीपा को निशीथ दिख जाता है। निशीथ के दिखने से ही दीपा काफ़ी असहज हो जाती है कि आखिर ये यहाँ पर अचानक से। क्या बोलूँगी मैं उसे बोल दूंगी कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ। अगर वो आ गया मेरे पास तो, और मेरी तरफ ही क्यों देख रहा है वो। और तभी निशीथ उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कलकत्ते में कैसे। दीपा बताती है कि कल मेरा इंटरव्यू है और मैं इस पर्पज़ से आई हूँ। निशीथ कहते हैं अरे वाह, तो बहुत खुशी की बात है। फिर निशीथ अपने प्रयास करता है कि उसका इंटरव्यू हो और इंटरव्यू सफल इंटरव्यू हो। निशीथ से बातचीत होती है, फिर वो चली जाती है। और उसके मन में लगातार यही चलते रहता है कि आखिर निशीथ से क्या बात करनी है, आखिर निशीथ मुझे बात करने के लिए क्यों आया। क्या उसके मन में वो गिल्ट है अभी भी, क्या उसके मन में वो अपराध बोध है कि उसने मेरे साथ जो छल किया, जो छोड़ा, उसको कहीं ना कहीं सता रहा होगा। दीपा कल्पना किए जा रही है कि शायद इस वजह से निशीथ मेरी हेल्प करने के लिए आ रहा हो। निशीथ उसका हेल्प करता है और फिर इंटरव्यू उसका हो जाता है। इंटरव्यू के बाद वो लोग फिर से मिलते हैं, निशीथ और दीपा। अब निशीथ के प्रति वो कृतज्ञता भाव से भरी हुई है और पुराने दिनों को भी याद कर रही है। एक बार उसे लगता है कि निशीथ क्या अपने प्रायश्चित से अपने पापों को धोना चाहता है। पर निशीथ कुछ बोल क्यों नहीं रहा। वो कब से काम की बातें ही क्यों कर रहा है। वो कब से अजनबियों की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है। वो मन ही मन चाहती है कि निशीथ उससे कुछ कह दे। कहती है कि निशीथ तुम एक बार कह दो, मन से अपने मन में बात कर रही है। निशीथ तुम एक बार कह दो कि तुमने गलत किया था, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। निशीथ तुम एक बार कहो तो। लेकिन निशीथ नहीं कहता है। फिर वो झील के किनारे जाते हैं, बैठते हैं और वो निशीथ और संजय में अपने मन में ही द्वंद्व पालते रहती है कि क्या मेरा प्यार अभी भी निशीथ के प्रति है। क्या संजय मेरी रिक्तता का पूरक था। क्या मैं निशीथ से अभी भी प्यार करती हूँ। वो सोचती रहती है। वो अपने मन को शांत करती है। ऊपर से तो शांत रहती है लेकिन मन में उसके तूफान लगातार चलते रहता है। फिर कहती है कि नहीं, संजय ने मेरा साथ वो समय दिया है जब मेरे साथ कोई नहीं था। तो ये जो संजय के प्रति जो मेरा लगाव है वो शायद कृतज्ञता का है, पर प्रेम तो मैं निशीथ से ही करती हूँ। पर ये निशीथ है जो कुछ बोल ही नहीं रहा है। निशीथ ऐसा क्यों कर रहा है। निशीथ तुम एक बार कह तो दो मुझसे, मैं आज भी तुम्हारी ही हूँ निशीथ, एक बार तुम कहो तो। वो मन में ये सारे विचार पालते रहती है पर निशीथ कुछ नहीं कहता है। घूम करके वो चले आते हैं। अब इंटरव्यू के बाद दीपा फिर से जाने वाली होती है कानपुर के लिए। वो निशीथ से कहती है कि तुम मत आना, तुम मुझे स्टेशन छोड़ने मत आना, मैं ईरा के साथ चली जाऊंगी। जबकि उसके मन में चल रहा है कि निशीथ आए। स्टेशन पे गाड़ी लगी हुई है और दीपा अपने कंपार्टमेंट में गेट पे खड़ी है। हालांकि खड़ा होने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसका मन इंतजार कर रहा है कि कहीं ना कहीं निशीथ आएगा, निशीथ कहीं ना कहीं आएगा। और निशीथ आ भी जाता है। निशीथ आ जाता है और
गाड़ी खुलने को रहती है, निशीथ उसको स्पर्श करता है, उसके हाथों को स्पर्श करता है, और इतने में ही दीपा पुलकित हो जाती है और कहता है कि दीपा तुम जाओ, और जैसे कुछ होगा यहाँ इंटरव्यू का रिजल्ट, वैसे मैं फिर से लिखूंगा, तुम्हें खत लिखूंगा। दीपा मन ही मन पुलकित हो जाती है कि जो तुम कह ना सके निशीथ, वो तुम्हारे इस स्पर्श ने कह दिया। मैं सब समझ गई हूँ, मैं सब समझ गई हूँ निशीथ, मैं सब समझ गई हूँ। वो चली जाती है। कलकत्ते में जब तक वो रहती है तब तक उसके बारे में, उसके मन में निशीथ के अलावा और कोई ख्याल ही नहीं आता है। पर उसके मन में एक ख्याल ये भी आता है कि मैं संजय को कहीं ना कहीं छल कर रही हूँ। पर ये छल तो नहीं है, निशीथ ही तो असली प्रेम है। कानपुर पहुंचती है वो और देखती है कि वहां पे संजय नहीं है। संजय एक पत्र डाल के गया रहता है कि मैं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, और तब तक तुम कलकत्ते से आ जाओगी, फिर मैं आऊँगा। कानपुर आने के बाद उसने पहला खत निशीथ को लिखा कि मैं अच्छे से पहुँच गई हूँ और तुम्हारे पत्र का इंतज़ार रहेगा। अपने दिल की भावनाओं को भी वो व्यक्त करती है। फिर वो निशीथ के पत्र का इंतज़ार करते रहती है कि निशीथ का पत्र आ जाए। दीपा एक ऐसी स्त्री है जो अतीत और वर्तमान के द्वंद्व में झूलते रहती है। अतीत चाहे कितना भी दुखद क्यों ना हो, उसकी स्मृतियां हमेशा सुखद होती हैं, और वो अतीत अगर कभी हमसे टकरा जाए तो मन रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। दीपा इसी पुलक में अपने यथार्थ को भूलती हुई एक कल्पना लोक में रहने लगती है, और वो हर रोज निशीथ के पत्र का इंतजार करती है। फिर एक दिन निशीथ का पत्र आता है, और निशीथ का पत्र, उसमें लिखा रहता है कि दीपा, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम्हें ये नौकरी मिल गई और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामनाएं। शेष फिर। दीपा सरप्राइज रह जाती है कि उसने केवल औपचारिक बधाई दी है, और शेष फिर, ये शेष क्या है? कुछ नहीं। मन में उसका लगातार तूफान चलते रहता है कि तभी संजय आता है। संजय वहीं रजनीगंधा के फूलों को लेकर आता है, और वो संजय जैसे ही आता है वैसे ही संजय को पकड़ लेती है, और संजय को जकड़ करके, उसको आलिंगनबद्ध करके रोने लगती है और कहती है, संजय तुम कहाँ चले गए थे? संजय तुम कहाँ चले गए थे? संजय पूछता है कि आखिर हुआ क्या? नौकरी लगी या नहीं लगी तुम्हारी? क्या हुआ, बताओ तो कुछ। वो कुछ कह नहीं पाती है, बस उसको पकड़े रहती है, उसको बहुत जोर से पकड़े रहती है, और वो उसी पल में रहती है। दीपा कहती है कि हम उसी पल में रहें, और मुझे लगा कि शायद यही सच है। चुंबित और प्रतिचुंबित, शायद यही सच है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी के साथ ये स्त्री के मनोभाव का बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है कि स्त्री संकल्प और विकल्प में किस तरह से झूलती है। हालांकि ये मानव मन का एक स्वभाव है कि वो संकल्प और विकल्प में हमेशा दोलन करते रहता है, और विकल्पों की उपलब्धता हमेशा से ही संकल्प को कमजोर करती है। एक तरफ दीपा ये चाहती है कि उसे निशीथ मिले, दूसरी तरफ वो संजय को चाहती है। एक तरफ वो नैतिकता से भरी हुई है, दूसरी तरफ अनैतिक होने का उसे बोध भी है। एक तरफ वो अपनी मुक्ति भी चाहती है, एक तरफ वो बंधन भी चाहती है। स्त्री के मन का यह द्वंद्व मन्नू भंडारी जी ने बहुत अच्छी तरीके से चित्रित किया है, और नई कहानी में यही सच है, कहानियों का मील का पत्थर साबित हुई है। तो दोस्तों, हम और भी कहानी आपके साथ लाते रहेंगे। जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और बने रहिए यूनिक एग्जाम आईएएस के साथ।